हेलो साथियों, नमस्कार। तो आज के सेशन में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और सेशन क्या है? वीकली करंट अफेयर्स। हम लोग एक तरीके से करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। कब से लेके कि 9 जून से लेके 14 जून तक हम करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। और आपकी आने वाली जो तैयारी है, चाहे वो ARO का एग्ज़ाम है, ठीक है, चाहे वो UPPCS प्रीलिम्स है, उसमें बहुत आपको सपोर्ट करेगा, एक तरीके से हेल्प करेगा। ठीक है, तो चलो देखते हैं क्या क्या टॉपिक्स हैं। उन सभी अच्छे से उन सभी टॉपिक्स को हम देखेंगे कि क्या क्या है। तो पहला जो हमारा टॉपिक है वो है इंडियाज़ फर्स्ट ई वेस्ट रिसाइकलिंग इको पार्क। तो ये पूछा जा सकता है कि बताओ इंडिया का पहला ई वेस्ट रिसाइकलिंग पार्क कहाँ बना। तो पहले तो ई वेस्ट को जान लेते हैं ना कि ई वेस्ट होता क्या है। तो ई वेस्ट क्या होता है कि जैसे आपके जो इलेक्ट्रॉनिक सामान है, जैसे मोबाइल हो गया या टीवी हो गया या लैपटॉप हो गया, जब हमारे यूज़ करते हैं 4-5 साल बाद ख़राब हो जाते तो हम क्या करते हैं, एक तरीके से अब वो किसी काम के नहीं है, तो कभी आप बेच देते हो, फेंक देते हो। तो ई वेस्टेज भी इंडिया में बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और ई वेस्टेज को मैनेजमेंट करना बहुत बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ई वेस्टेज में मोबाइल्स हो गए या लैपटॉप हो गए, उसमें क्या होता है, हैवी मेटल्स होते हैं, जैसे केडियम हो गया, आर्सेनिक हो गया, कोबाल्ट हो गया, और भी ऐसे जो पॉल्यूशन क्रिएट कर सकते हैं, चाहे हमारे वाटर पॉल्यूशन को, या उनको जला दिया जाए तो एयर पॉल्यूशन कर सकते हैं। तो उनका एक तरीके से रिसाइकलिंग करना बहुत ज़रूरी है। तो इंडिया का पहला ई वेस्टेज रिसाइकलिंग इको पार्क कहाँ बना है? ये भैया दिल्ली में बना है। ये प्रीलिम्स में डायरेक्ट पूछा जा सकता है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि होलंबी कला में भारत के पहले ई वेस्ट इको पार्क की शुरुआत की गई है। तो दिल्ली के हरित भविष्य की ओर एक महत्वपूर्ण कदम है। तो आप देख सकते हो, तो दिल्ली टू गेट इंडियाज फर्स्ट ई वेस्ट इको पार्क। तो प्रीलिम्स में पूछा जाए कि इंडिया का पहला ई वेस्ट इको पार्क कहाँ पर बना है, तो भैया ये इंडिया में दिल्ली में बना है। ये आपको पता होना चाहिए, इसको आप लिख लो, डायरेक्ट आपके प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। तो ई वेस्ट इको पार्क इलेक्ट्रॉनिक्स कचरे के टिकाऊ और वैज्ञानिक प्रबंधन के लिए डिजाइन की गई एक विशेष सुविधा है। ठीक है, भारत का पहला ऐसा एकीकृत ई वेस्ट इको पार्क उत्तर पश्चिमी दिल्ली के होलंबी कला में विकसित किया जा रहा है, जो 11.4 एकड़ में फैला हुआ है। यह सालाना 51,000 मीट्रिक टन ई वेस्टेज को प्रोसेस करेगा, जिसमें ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2022 के तहत सूचीबद्ध सभी 106 श्रेणियां शामिल होगी। तो एक रूल्स निकले थे कि भैया ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2022, तो उसके अकॉर्डिंग इसको बनाया जा रहा है। ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं कि MS धोनी इंडक्टेड इनटू द ICC हॉल ऑफ फेम 2025। तो भैया हॉल ऑफ फेम 2025 के जो ICC का है, उसमें एक तरीके से धोनी को भी ऐड कर लिया गया है, MS धोनी को। और ऐसे इंडिया के ये 11वें प्लेयर हो गए। इंडिया के कौन से नंबर के प्लेयर हो गए? इंडिया के 11वें प्लेयर हो गए जिनको ये सम्मान मिला है। समझ गए? इस साल कितने प्लेयर्स को दिया गया है तो आपको दिख भी रहा होगा। MS धोनी फॉर्मर इंडियन क्रिकेट कैप्टन हैज बीन इंडक्टेड इनटू द ICC हॉल ऑफ फेम अलोंगसाइड मैथ्यू हेडन, समझ गए, हसीम आमला और ग्रेमे स्मिथ। इनके साथ इन लोगों को भी दिया गया है। समझ गए? और धोनी ये सम्मान पाने वाले 11वें भारतीय बन गए। ये भी आपको पता होना चाहिए, इसको भी आप लिख सकते हो, अच्छे से पूछा जा सकता है। तो इस साल कितने लोगों को ऐड किया गया 2025 में कि भैया ICC जो एक तरीके से सम्मान देता है, उसमें 7 खिलाड़ियों को ऐड किया गया है। तो इसमें 5 पुरुष हैं और 2 महिला खिलाड़ी हैं। कौन कौन से पुरुष खिलाड़ी में? दक्षिण अफ्रीका के हासिम आमला हैं, भारत के महेंद्र सिंह धोनी हैं, ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू हेडन हैं, दक्षिण अफ्रीका के ग्रेम स्मिथ हैं और न्यूजीलैंड के डैनियल विटोरी हैं। तो ये लोग शामिल हैं। भाई महिला क्रिकेटर में पाकिस्तान की सना मीर हैं और इंग्लैंड की सारा टेलर को ये सम्मान मिला है। तो आप देख सकते हो कि सातों प्लेयर आपको दिख रहे हैं। इधर धोनी है, समझ गए, ICC हॉल ऑफ फेम में। ठीक है, और ये जो प्लेयर हैं 2 महिलाएं हैं, ठीक है, और ये 5 मेल हैं। तो ये भी आपके प्रीलिम्स में पूछने के बहुत चांसेज हैं, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, आप इसको लिख सकते हो। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंच ओपन 2025। तो भैया फ्रेंच ओपन 2025 किसने जीता है? कार्लोस अल्काराज ने जीता है। तो प्रीलिम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, फ्रेंच ओपन 2025 पता होना चाहिए। ऐसे इटालियन ओपन 2025, तो जितने भी ये गेम्स हो रहे हैं, समझ गए, एक तरीके से टेनिस से रिलेटेड जितने भी गेम्स होते हैं उनको आपको पता होना चाहिए कि 2025 में ऑस्ट्रेलियन ओपन किसने जीता। समझ गए?
इटालियन ओपन किसने जीता, फ्रेंच ओपन किसने जीता, इस पर क्वेश्चन पूछने के बहुत चांसेज है। तो इस जीत ने उनका ये 5वां ग्रैंड स्लैम खिताब और लगातार दूसरा फ्रेंच ओपन खिताब जीता है। किसका? कार्लोस अल्काराज का। इसको आप लिख सकते हो, अपने अच्छे तरीके से कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो यही क्वेश्चन पूछा जाए कि बताओ फ्रेंच ओपन 2025 किसने जीता है, तो कार्लोस अल्काराज ने जीता है। इसको आप लिख लीजिए अच्छे से, आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए भैया आगे चलते हैं, नेक्स्ट चलते हैं कि द फ्रेंच ओपन इज वन ऑफ द 4 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट्स इन प्रोफेशनल टेनिस अलोंग साइड द ऑस्ट्रेलियन ओपन। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन आपको पता होना चाहिए, और विम्बलडन समझ गए, और एक तरीके से यूएस ओपन। तो आप देखोगे ऑस्ट्रेलिया ओपन, विम्बलडन, ठीक है, और यूएस ओपन शामिल हैं। यह क्ले कोर्ट पर खेला जाता है और फ्रांस के पेरिस में रोलैंड गैरोस स्टेडियम में प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि बताओ ये कहाँ पर होता है, फ्रेंच ओपन कहाँ पर होता है, तो इसकी लोकेशन आपको पता होना चाहिए। रोलैंड गैरोस स्टेडियम में हर साल होता है। आप देख रहे थे कि कोको गॉफ ने, जो महिला हैं, अभी तो हमने मेल की बात की थी, तो कोको गॉफ ने अपना दूसरा ग्रैंड स्लैम खिताब जीता है। उन्होंने 2025 में फ्रेंच ओपन में दुनिया की नंबर 1 खिलाड़ी आरना सवालेंका को 6-5, 7-7, 6-2, 6-4 से स्कोर के साथ रोलैंड गैरोस में हराया। गोफ ने 2023 में यूएस ओपन भी जीता है। तो महिलाओं में भाई साहब कोको गॉफ ने जीता है, समझ गए, और पुरुष में किसने जीता है, समझ गया, कार्लोस अल्काराज ने जीता है। तो ये महिलाओं में इन्होंने जीता है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि फ्रेंच ओपन बताओ किस किसने जीता है। तो भैया गोफ का नाम पता होना चाहिए, कोको गोफ का, और कार्लोस अल्काराज का, ठीक है। ये आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है, आपको पता है। आप चाहते हो कि मेरी विस्तार से करंट अफेयर्स देखना चाहते हो कि प्रीलिम्स ओरिएंटेड पढ़ाया जाए, मेंस ओरिएंटेड पढ़ाया जाए, तो स्टडी आईक्यू ने एक नया चैनल बनाया है, यूपीपीसीएस स्टडी आईक्यू, जिसमें यूपीपीसीएस से रिलेटेड केवल पढ़ाई होती है। उस पर जाके सुबह 8 बजे मैं पढ़ाता हूँ, चाहे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप यूपीपीसीएस की दे रहे हो, चाहे बीपीएससी की दे रहे हो। करंट अफेयर्स हमारा ऐसा रहता है, होलिस्टिक वे में पढ़ाया जाता है। वहाँ पर आप पर डे क्लास देख सकते हो, सुबह 8 बजे होती है, ठीक है। तो ये आप वीकली देखते हो तो वीकली भी देखते रहिए, ठीक है, और आपका रिविजन होगा। अब हम आगे चलते हैं कि विकसित कृषि संकल्प अभियान स्टार्ट किया है भारत सरकार ने। तो विकसित कृषि संकल्प अभियान इसलिए स्टार्ट किया है, तो अभी जो खरीफ की फसल आ रही है ना, उसके लिए कैसे उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाई जाए, ठीक है। रबी की फसल के लिए भी इसको किया जाएगा, लेकिन अभी खरीफ की फसल के बारे में अवेयरनेस। तो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर और आईकार ने मिलकर इस इनिशिएटिव को स्टार्ट किया है कि एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ाई जाए। तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद आईकार ने कृषि और किसान कल्याण विभाग के सहयोग से विकसित कृषि संकल्प अभियान नाम से एक राष्ट्रव्यापी बड़े पैमाने पर पूर्व खरीफ अभियान शुरू किया है कि एक तरीके से किसानों को कैसे प्रोडक्टिविटी बढ़ाई जाए। तो उसको आप लिख सकते हो, पूछा जा सकता है। यही पूछा जा सकता है कि बताओ विकसित कृषि संकल्प अभियान किस किसने स्टार्ट किया है। तो भैया आईकार का नाम पता होना चाहिए, प्लस मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, ये आपको पता होना चाहिए, नाम ये लिख लो, इतना ही एनफ है। अब हम देख लेते हैं कि टी रविशंकर अपॉइंटेड एज पार्ट टाइम मेंबर ऑफ 16th फाइनेंस कमीशन। यही बोला जाए कि अभी 16वीं जो फाइनेंस कमीशन आया है, किस आर्टिकल के तहत बनता है, ये आर्टिकल भी पता होना चाहिए, प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। आर्टिकल 280 के तहत बनता है। तो बताओ इसका अंशकालिक मेंबर किसको बनाया गया है, तो टी रविशंकर को बनाया गया है, टी रविशंकर को। तो भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के डिप्टी गवर्नर टी रविशंकर को डॉक्टर अरविंद पनगड़िया की अध्यक्षता वाले 16वें वित्त आयोग का अंशकालिक सदस्य नियुक्त किया गया है। ये आपको पता होना चाहिए। वर्तमान में पूर्णकालिक सदस्य कौन कौन हैं, एनी जॉर्ज मैथ्यू हैं और मनोज पांडा हैं, तथा अरविंद पनगड़िया इसके अध्यक्ष हैं, ठीक है। ये अच्छे तरीके से आप लिख लो और पढ़ लो, अच्छे से इसको कर लो, ठीक है। फाइनेंस कमीशन के बारे में देख लेते हैं कि भैया अबाउट द फाइनेंस कमीशन, कि फाइनेंस कमीशन क्या है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत गठित एक संवैधानिक निकाय है, समझ गए, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, संविधान में है। तो इस पर क्वेश्चन आ सकता है कि बताओ फाइनेंस कमीशन के बारे में 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, बताओ क्या सही है। पहला स्टेटमेंट दे देगा कि ये संविधान की कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, आर्टिकल 280 के तहत बनता है, तो सही बात है। फिर इसका फंक्शन क्या है कि ये रिकमेंडेशन देता है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स कैसे किया जाए, या और कुछ रीजन बता सकता है। तो आपको इसके बारे में नॉलेज होगी तो आप अच्छे तरीके से इसका आंसर दे सकते हो, ठीक है। चलो, तो भाई साहब ये एक तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन करता है टैक्स का, सेंटर और राज्य में डिस्ट्रीब्यूशन करता है, ये अच्छे तरीके से आप लिख सकते हो। अब हम देख लेते हैं
अब हम देख लेते हैं कि भाई साहब फर्स्ट इंटरनेशनल डे फॉर डायलॉग अमंग सिविलाइजेशन। तो इंटरनेशनल डे फॉर डायलॉग अमंग सिविलाइजेशन, तो ये डे कब मनाया जाता है? ये डे 10 जून को मनाया जाता है कि जिससे विश्व की जो कल्चर्स है ना उनको बढ़ावा मिले। जैसे भाई साहब इंडिया की कल्चर अलग है, यूएसए की कल्चर अलग है, यूरोपियन कंट्रीज की कल्चर अलग है, तो एक दूसरे की कल्चर का सम्मान किया जाए और एक दूसरे की कल्चर के प्रति क्या किया जाए, अवेयरनेस बढ़ाई जाए, कल्चर को एक दूसरे से जोड़ा जाए। जैसे ये कल्चर है, मान लो ये इंडिया है, ये यूएसए है, सबकी कल्चर है, तो इसको एक तरीके से कनेक्ट किया जाए, एक तरीके से बात कराया जाए, उसका एक डे बनाया है। तो इसको यादगार करने के लिए 10 जून। तो फर्स्ट इंटरनेशनल डे फॉर डायलॉग अमंग सिविलाइजेशन कब मनाया जाएगा? 10 जून को। ठीक है, ये 10 जून आपको याद होना चाहिए, इस पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पर्पज क्या है इस डे का? तो विभिन्न सभ्यताओं, संस्कृतियों को, धर्मों के बीच संवाद को बढ़ाना, आपसी समझ और सम्मान को बढ़ावा देना है, जिससे आपस में लोग ना लड़े। समझ गए? आपने देखा होगा कभी क्रिश्चियन और इस्लाम में लड़ाई होने लगती है, कभी इस्लाम हिंदू में लड़ाई होने लगती है। तो एक दूसरे की कल्चर का रेस्पेक्ट करें। समझ गए? जो गलत काम है उनको रोका जाए, टेररिज्म को रोका जाए और एक दूसरे की संस्कृति को सम्मान दिया जाए, ये इसका पर्पज है। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आप इसको लिख लोगे, अच्छे से कनेक्ट कर लोगे। अब हम चलते हैं आगे आगे और देखते हैं और क्या क्या है। बिथूट प्रोग्राम, बिथूट प्रोग्राम के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बिथूट कार्यक्रम बताओ किस राज्य ने स्टार्ट किया? तो ये केरल ने किया है। किसने किया है? केरल ने किया है। और एक तरीके से बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए किया गया है कि एक तरीके से के मिनरल्स के साथ जो सीड है ना उनको एक तरीके से ड्रोन्स के थ्रू या एयरप्लेन्स के थ्रू पहाड़ों पर बोया जाएगा। समझ गए? तो यहाँ पर दिख भी रहा होगा कि इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन के लिए इसको लॉन्च किया गया है। समझ गए? बर्ड एनवायरनमेंट डे के साथ इसमें क्या किया जाएगा? एरियल डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा। एरियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीड बॉल्स, ए मेथड डब्ड सीड सोवर्स। एक तरीके से बीज को बोया जाएगा अक्रॉस फॉरेस्ट। तो एक तरीके से चाहे वो ड्रोन्स के थ्रू, चाहे वो एयरप्लेन्स के थ्रू पहाड़ों पर इसको बोया जाएगा। जब बारिश होगी तो भाई साहब यही पेड़ पौधे निकल के आएंगे। तो ड्रोन, हेलीकॉप्टर और सामुदायिक भागीदारी का उपयोग करके जंगलों और खाली पड़ी जमीनों पर हजारों सीड बॉल, मिट्टी, खाद और बीजों का मिश्रण का हवाई वितरण किया जाएगा। तो मिट्टी भी होगी, उसमें खाद भी होगी, बीज भी होंगे। और जब बारिश होगी तो बीज को खाद मिलेगा, बीज को मिट्टी मिलेगा, पानी मिलेगा और वो उग आएगा। समझ गए? तो एक तरीके से बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए एक बहुत अच्छा तरीका है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलो बढ़िया है। और देखते हैं, तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताओ बिथूट प्रोग्राम किसने स्टार्ट किया है? तो ये केरल सरकार ने स्टार्ट किया है, ये आपको पता होना चाहिए। अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। हमारा नेक्स्ट टॉपिक, इस पर भी क्वेश्चन पूछने के बहुत चांसेज हैं। क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है? चलो देखते हैं। क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि एक्सरसाइज खान क्विस्ट बताओ किन किन के बीच में होती है? तो भैया संयुक्त राष्ट्र द्वारा अधिकृत बहुराष्ट्रीय शांति स्थापना अभ्यास खान क्विस्ट का 22वां संस्करण है। और ये किस किस के बीच में होती है? तो इंडियन आर्मी इज सेट टू पार्टिसिपेट इन खान क्विस्ट। तो खान क्विस्ट ये एक तरीके से खान क्विस्ट को यूएसए प्लस मंगोलिया करते थे पहले। समझ गए? मंगोलिया ये देश मिलके करते थे। बाद में क्या हुआ, इसमें और देश भी पार्ट लेने लगे, तो इसमें इंडिया पार्ट लेने लगा है। एक तरीके से यूनाइटेड नेशंस की जो बातें हैं उसी को प्रमोट किया जाता है। समझ गए? ये आपको पता होना चाहिए। तो चलो देखते हैं, यहाँ पर लिखा भी है कि इंडियन आर्मी टू जॉइन ग्लोबल फोर्स फॉर इंटेंस खान क्विस्ट पीस कीपिंग वॉर ड्रिल्स। ठीक है, तो इसके बारे में लिखा है कि आप देखोगे कि ये इंडिया से कौन पार्ट लेगा इसमें? एक तरीके से कुमाऊं रेजिमेंट पार्ट लेगा, कुमाऊं रेजिमेंट, ये भी पता होना चाहिए। ठीक है, और वैश्विक ताकतों के बीच अंतर संचालन को बढ़ावा देना है। संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अध्याय 7 के तहत संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों के लिए प्रशिक्षण देना है। एक तरीके से पीस को कैसे प्रमोट किया जा सकता है, ये सब बातें आपको पता होना चाहिए। ठीक है, पहले ये जो स्टार्ट हुआ था कि 2003 में ये अमेरिका और मंगोलिया के बीच द्विपक्षीय अभ्यास था, लेकिन 2006 में इसको बहुराष्ट्रीय बना दिया, कई राष्ट्र इसमें पार्ट लेते हैं। तो इसलिए मंगोलिया के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताओ मंगोलिया किन दो देशों के बीच में घिरा हुआ है? तो भैया इधर से चीन और उधर से रूस, तो दो देशों के बीच में ये घिरा हुआ है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, मंगोलिया रूस और चाइना के बीच में भाई सब घिरा हुआ है। ठीक है, कर लोगे आप इसको। तो रूस उत्तर में है, चीन दक्षिण पूर्व और पश्चिम से घिरा हुआ है, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा भूमि से घिरा देश है।
कजाकिस्तान के बाद सबसे बड़ा देश कौन सा है जो चारों तरफ से भूमि से घिरा हुआ है? वो कजाकिस्तान है। इसके बाद मंगोलिया आता है। ठीक है, यहाँ पर कौन कौन से डिजर्ट्स हैं? तो स्टेपी डिजर्ट है, यहाँ पर गोबी रेगिस्तान है, समझ गए। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। गोबी रेगिस्तान यहाँ पर है, स्टेपी जो एक तरीके से घास के मैदान है, तो वो भी कई तरीके से कनेक्ट कर सकते हो। तो ये पूछा जाए कि बताओ गोबी रेगिस्तान कहाँ पर है, समझ गए। तो ये एक तरीके से चीन और इसके आसपास है, मंगोलिया में, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इसके भी एक बार नोट्स बना लो आप। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि पोसोन पोया फेस्टिवल बताओ कहाँ मनाया जाता है। डायरेक्ट प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है, तो याद होना चाहिए श्रीलंका। तो श्रीलंका में जब पहली बार जब बुद्ध धर्म आया था, तो उसी दिन को याद करते हुए पोसोन पोया फेस्टिवल मनाया जाता है। तो श्रीलंका इस समय देश के सबसे प्रतिष्ठित बौद्ध त्योहारों में से एक पोसोन पोया के पवित्र उत्सव में डूबा हुआ है। मुख्य स्थल क्या है कि मेहनताले और अनुराधापुरा मुख्य केंद्र हैं, जहां 1.5 मिलियन से अधिक श्रद्धालु आते हैं, 15 लाख श्रद्धालु आते हैं। और इस बार का थीम है लेट द वर्ल्ड बी एनलाइटेंड बाय द टीचिंग ऑफ द बुद्धा, ये थीम रखी गई है। तो श्रीलंका अपना सेलिब्रेटिंग कर रहा है पोसोन पोया, समझ गए। एक तरीके से बुद्धिज्म के आने का त्योहार है। 2 साल पहले बुद्धिज्म श्रीलंका में आया था, समझ गए। अशोक का जो भाई साहब बेटा था, पुत्र था, समझ गए। तो सम्राट अशोक के पुत्र अरहत महंदा ने मेहनताले में राजा देवन पियत्सा को पहला धर्म उपदेश दिया था। तो देवनम पियातिसा को, समझ गए। तो ये श्रीलंका के इतिहास में एक आध्यात्मिक और सांस्कृतिक मोड़ था, जिसने थेरवाद बौद्ध धर्म का नींव रखी। एक तरीके से श्रीलंका में बौद्धिज्म इन्हीं के कारण आया कि जब अशोक ने अपने पुत्रों को, अपनी पुत्री को, चाहे वो साउथ ईस्ट एशिया हो, वहाँ पर भेजा। और एक तरीके से बुद्धिज्म आज श्रीलंका का एक पार्ट है, एक स्पिरिचुअलिज्म को बढ़ावा देता है, उनकी कल्चर को प्रमोट करता है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। यही क्वेश्चन आ जाए कि बताओ पोसोन पोया फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, किस देश में? तो आपको पता होना चाहिए कि भाई ये कहाँ पर मनाया जाता है, श्रीलंका में। तो आप इसको अच्छे से लिख सकते हो और आगे बढ़ सकते हो। आगे चलते हैं भैया। हींग कल्टीवेशन इंडिया में होगा, कहाँ पर होगा, ये आपको पता होना चाहिए। तो हींग कल्टीवेशन भाई साहब ये होगा भारत के हिमाचल प्रदेश में, समझ गए, हिमाचल प्रदेश में। और हम हींग कहाँ से मंगाते हैं? तो आप देखोगे हम अफगानिस्तान से भी हींग मंगाते हैं, ईरान से भी मंगाते हैं, समझ गए। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो हींग का उत्पादन हम बढ़ा रहे हैं। तो हींग जिसे एक परिपक्व होने में 5 साल लगते हैं। और हींग का पौधा भैया -4 सेंटीग्रेड से लेकर 40 सेंटीग्रेड के बीच में उग सकता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और ये ऐसी मिट्टी में हो सकता है जहाँ सैंडी मिट्टी हो, वेल ड्रेन्ड मिट्टी हो, ये आपको पता होना चाहिए। मिनिमल मॉइस्चर होना चाहिए, तभी होगा। आइडियल इंडियन रीजन्स कहाँ पर, जहाँ पर होता है तो लाहौल स्पीति में हो सकता है, उत्तरकाशी में हो सकता है, किन्नौर में हो सकता है, जहाँ पर हींग का उत्पादन किया जा सकता है। ठीक है, तो हींग क्या है? हींग इंडिया में बहुत उपयोग किया जाता है। ऐसे आप देखोगे महाभारत हो गया, चरक संहिता होगा, पाणिनि के ग्रंथ होगा, उसमें हींग के बहुत लाभ बताए गए, पाचन संबंधी लाभ बताए गए, पेट से दर्द भी राहत होता है, स्वाद बढ़ाने में भी हींग का बहुत बड़ा रोल है। तो दुनिया का सबसे बड़ा उपभोक्ता होने के बावजूद भारत पिछले दशक से शुरुआती तक पूरी तरीके से अफगानिस्तान, ईरान और उज्बेकिस्तान से आयात पर निर्भर है। तो हम जो हींग मंगाते हैं वो अफगानिस्तान, ईरान और उज्बेकिस्तान से मंगाते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। यही पूछा जाए कि बताओ भारत हींग कहाँ से मंगाता है, हींग कहाँ से इंपोर्ट करता है, तो आपको इन देशों के नाम पता होना चाहिए। इन देशों से ये हींग मंगाता है। ठीक है, चलो बढ़िया है। आगे चलते हैं भाई और देखते हैं और कौन कौन से टॉपिक हैं। बिरसा मुंडा मार्टर डे। तो भैया पीएम मोदी ने एक तरीके से ट्राइब्यूट दिया है कि जो इनका जिस दिन इनकी स्वर्गवास हुआ था उस दिन को, तो वो डेट पूछी जा सकती है। तो भैया इनका मृत्यु कब हुआ था? 9 जून को हुआ था, 9 जून 1900 को। तो मात्र 25 वर्ष की उम्र में ब्रिटिश हिरासत में हो गई थी। तो बिरसा मुंडा की शहीद दिवस हर साल 9 जून को मनाया जाता है, ये आप लिख लो, समझ गए। तो गौरव जनजाति गौरव दिवस कब मनाया जाता है, याद है कि नहीं याद है? नवंबर में कब मनाया? कमेंट करके आप बताओगे, आपको पता है तो इन्हीं के रिलेटेड भाई साहब जनजाति गौरव दिवस भी मनाया जाता है, इनसे ही स्टार्ट किया है। इनका मृत्यु दिवस तो याद होना चाहिए, समझ गए, 9 जून को है। लेकिन जनजाति गौरव दिवस कब मनाया जाता है वो भी आप कमेंट करके बताना कब मनाया जाता है। ठीक है, चलो अब देख लेते हैं कि इंडिया का लियोपार्ड कैपिटल किसको बनाया गया है, कि इंडिया का
इंडिया का लियोपार्ड कैपिटल बनाया गया है, किसको बनाया गया है? तो बेंगलुरु को भाई साहब बोल दिया गया है कि बेंगलुरु को लियोपार्ड कैपिटल बना दिया गया है कि इस शहर में सबसे ज़्यादा घूमते हुए तेंदुए हैं। तो लगभग 54 तेंदुए हैं। पहले ये मुंबई को बोला जाता था, मुंबई को लियोपार्ड कैपिटल बोला जाता था, लेकिन अब ये बेंगलुरु को बोला जा रहा है कि बेंगलुरु में भाई साहब बहुत से तेंदुए देखे जा रहे हैं। लगभग 54 तेंदुए यहाँ पर लगभग हैं जो काउंटिंग की गई है, ऐसे आपको घूमते मिल जाएंगे। ठीक है, कैसे भाई साहब पता किए गए? तो यहाँ पर एक राष्ट्रीय उद्यान है बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान, तो उसमें 54 तेंदुए हैं। जो 2019 में 40 थे, अब 54 हो गए, समझ गए। और ये संख्या मुंबई के जो संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान है में 54 तेंदुए से अधिक है, जिससे बेंगलुरु सबसे अधिक ज्ञात शहरी तेंदुओं की आबादी वाला महानगर बन गया है। तो भैया इसलिए इसको कैपिटल ऑफ लियोपार्ड बोल दिया गया है, किसको? बेंगलोर को। ठीक है, तो बेंगलोर में क्या है, सबसे ज्यादा तेंदुए हैं, ये चीज आपको पता होना चाहिए। अब हम देख लेते हैं कि जनमन सर्वे हुआ है। तो मोदी सरकार के 11 साल पर जनमन सर्वेक्षण हुआ है और यूपी सबसे आगे है, यूपी के लोगों ने ज्यादा भाग लिया है। मोदी जी ने बोला था कि हमारी 11 साल हो गई, तो आप एक बार फीडबैक दो कि हमने सही काम क्या किया है, अच्छा काम क्या किया है, आपकी बात सुनी जाएगी। तो फीडबैक मांगा था, जनमन सर्वे किया गया है, समझ गया। तो मोदी जी एक तरीके से देख रहे हो, डेटा ओरिएंटेड डिसीजन लेते हैं, डेटा ड्राइवन डिसीजन लेते हैं, लोगों से पूछ रहे हैं कि बताओ क्या अच्छा रहा, क्या सही। तो उत्तर प्रदेश के लोगों ने सबसे ज्यादा पार्टिसिपेशन किया है जनमन सर्वेक्षण में। तो यही पूछा जाए कि बताओ किस राज्य के लोगों ने सबसे ज्यादा इस सर्वेक्षण में भाग लिया है? तो 26 घंटे के अंदर 5 लाख से ज्यादा लोगों के जवाब मिले। 77% जो लोग आए थे उन्होंने सबने जवाब दिए। उत्तर प्रदेश से सबसे ज्यादा लोग थे, 1,41,000 लोगों ने पार्ट लिया। महाराष्ट्र ने लगा 65,000, तमिलनाडु ने 62,000, गुजरात ने 43,000, हरियाणा ने 29,000। तो ये बातें आपको पता होना चाहिए, जनमन सर्वे में किस किस राज्य के कितने लोगों ने भाग लिया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन पूछने के बहुत चांसेस है कि भाई साहब यूनाइटेड नेशंस ने 2026 को डिक्लेयर कर दिया है क्या, इंटरनेशनल ईयर ऑफ वुमेन फार्मर। तो अंतरराष्ट्रीय महिला किसान साल किसको घोषित किया है? 2026 को पूछा जा सकता है। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 100 से ज्यादा सह प्रायोजक देशों के समर्थन से 2026 को अंतरराष्ट्रीय महिला किसान वर्ष के रूप में घोषित किया है। और एक तरीके से ये महिला किसानों के सपोर्ट के लिए काम करेगा, समझ गए, उनके राइट्स के बारे में बात करेगा, उनके सम्मान के बारे में बात करेगा। तो ये आपको पता होना चाहिए, इसलिए आप इसको लिख लो, पूछने के बहुत चांसेज है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो भैया विकासशील देशों में जो महिला हैं वो कितने परसेंटेज महिला हैं जो अन्न उत्पादन करती है? तो विकासशील देशों में महिला 60 से 80% खाद्यान्न उत्पादन करती हैं। और दक्षिण एशिया में वो कृषि श्रम का कितने परसेंटेज हैं? तो 40% हैं जो वहां पर मजदूरी कर रही हैं। ठीक है, और हम बात करते हैं कि गांव में देखोगे भारत में 80% जो महिला हैं वो कृषि में हैं, उनके पास जमीन बहुत कम है, 14% है। और ये नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के अनुसार तो केवल बहुत कम है, 8.3 है। तो आप देखोगे कि 8.3% ही उनके पास जमीन है, लेकिन 80% महिलाएं खेती में लगी हुई हैं, समझ गए। जैसे 100 लोग काम कर रहे हैं, उसमें 80 जो परसेंटेज वो महिलाएं हैं, समझ गए। लेकिन इनके पास के जमीन कितने महिलाओं के पास है? केवल 8.3 लोगों के पास है। तो कहने का मतलब एक तरीके से इकोनॉमिकल एम्पावरमेंट नहीं है। जमीन किसके नाम पर है? मर्द के नाम पर, मतलब पुरुषों के नाम पर है। ठीक है, महिलाओं के नाम पर ज्यादा जमीन नहीं है। तो ये सब बातें आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं कि चैनल ग्लोबल सीईओ लीना नायर को एक पुरस्कार मिला है। इस कंपनी की सीईओ है ये, समझ गए, लीना नायर। और इनको अवार्ड मिला है यूके का कमांडर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर, समझ गए। तो चैनल की वैश्विक सीईओ लीना नायर को खुदरा और उपभोक्ता क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रिंस विलियम प्रिंस ऑफ वेल्स द्वारा यूके के कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया गया है। ये आपको पता होना चाहिए। ये सम्मान 2025 के किंग्स न्यू ईयर्स ऑनर्स लिस्ट का हिस्सा है और इसे प्रिंस विलियम द्वारा प्रदान किया गया। लीना नायर को यह सम्मान उनके रिटेल और कंज्यूमर सेंटर में काम करने के लिए अच्छा काम किया है। एक तरीके से जानी मानी बिजनेसमैन है, एक तरीके से आप समझ सकते हो, एक तरीके से सीईओ हैं, जानी मानी सीईओ हैं, ये आपको पता होना चाहिए, तभी इनको ये पुरस्कार दिया गया है। अब हम देख लेते हैं कि वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। तो भैया विश्व बाल श्रम निषेध दिवस 2025 का कब मनाया गया? 12 जून को, समझ गए। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि यूपी ने टारगेट लिया है 2027 तक भाई साहब बाल मजदूरी खत्म करने के लिए। पूछने का क्वेश्चन है,
बाल मजदूरी खत्म करने का उत्तर प्रदेश ने कब टारगेट लिया है, ये हमने सब पढ़ाया है करंट अफेयर्स की क्लास में। ये 2027 टारगेट लिया है। और डे कब मनाया जाता है कि वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर 12 जून को मनाया जाता है। और जिसका थीम क्या है, प्रगति स्पष्ट है लेकिन अभी और करना बाकी है, ये इस बार का थीम है। ये थीम भी आपके प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है, इसलिए आप इसको सही से लिख लो। समझ गए? तो ये पूछने के बहुत चांसेज हैं कि बताओ क्या थीम है, तो थीम ये है। आगे चलते हैं भाई, और क्या है, और कौन कौन से टॉपिक्स हैं। तो आप देखोगे ये मेंस के डेटा में आप इसको यूज कर सकते हो, मेंस में यूज कर सकते हो कि विश्व में कितने बच्चे हैं जो 5 से लेके 17 साल के बच्चे हैं जो मजदूरी कर रहे हैं। वो लगभग 16 करोड़ बच्चे हैं। कितने करोड़ बच्चे हैं? 16 करोड़ बच्चे हैं जो मजदूरी कर रहे हैं, मेंस में आप लिख सकते हो। इंडिया में कितने हैं? लगभग 10.12 मिलियन, लगभग 1 करोड़ 12 लाख, मतलब 1 करोड़ आप लिख सकते हो, इतने करोड़ बच्चे हैं। ठीक है, ये भी आप लिख सकते हो। और हमारा जो संविधान है वो बाल मजदूरी को रोकता है। आप बोलोगे सर कहाँ रोकता है, तो आर्टिकल 25 जो 24 है ना, आर्टिकल 24 बोलता है प्रोहिबिट्स एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो 14 ईयर्स इन हजार्डियस ऑक्यूपेशन। तो हमारा संविधान का जो आर्टिकल है, अनुच्छेद 24 जो है, वो एक तरीके से 14 साल से कम 14 साल से कम उम्र के बच्चों को एक तरीके से खतरनाक व्यवसायों में काम करने से रोकता है। ये आपको पता होना चाहिए। हमने एक चाइल्ड लेबर एक्ट भी लेके आए हैं 1986 में, ये भी आपको पता होना चाहिए। हमने राइट टू एजुकेशन एक्ट लेके आए हैं 2009 में, जिससे बच्चे पढ़ाई करें, जिससे बाल मजदूरी खत्म हो। समझ गए? ये भी आपको पता होना चाहिए। प्रीलिम्स में आप पूछा जा सकता है, मेंस में आप लिख सकते हो। यही क्वेश्चन आ जाए मेंस में कि भारत सरकार ने बाल मजदूरी को खत्म करने के लिए क्या क्या किया है, तो ये सब आपका आंसर है। आप इसको मेंस में आप अच्छे तरीके से कनेक्ट कर सकते हो। ऐसे ही आप देख लोगे नेशनल पॉलिसी ऑन चाइल्ड लेबर ईयर 1987 में हम लेके आए कि हमें भाई साहब जो बाल मजदूरी है उसको खत्म करना है। ऐसे ही देखो पेंसिल पोर्टल बनाया था 2017 में, इसको लॉन्च किया था, और इसकी फुल फॉर्म थी प्लेटफॉर्म फॉर इफेक्टिव एनफोर्समेंट फॉर नो चाइल्ड लेबर। समझ गए? एक तरीके से चाइल्ड लेबर को खत्म करना है। तो ये सब भारत सरकार के इनिशिएटिव हैं कि चाइल्ड लेबर को कैसे खत्म किया जाए, इसको भी आप लिख सकते हो। ठीक है, और टारगेट याद रखो। इस पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताओ कैटरीन एक्सपेरिमेंट किस देश ने किया, तो जर्मनी ने किया है। किसने किया है? डायरेक्ट बिल्कुल सिंपल भाषा में पढ़ो, जर्मनी ने किया है। क्यों किया है? कि भैया जो न्यूट्रॉनो है, तो आपने देखा होगा कि जो एटम्स होते हैं वो किससे मिलके बने होते हैं? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन से मिलके बने होते हैं। लेकिन ये जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन भी छोटे छोटे एटम से मिलके, मतलब छोटे छोटे कण से मिलके बने होते हैं, जैसे न्यूट्रॉनो है। तो इसका वजन क्या होगा, यही निकालने की कोशिश कर रहा है ये एक्सपेरिमेंट, कैटरीन एक्सपेरिमेंट। तो आप इसको एक बार लिख लो कि कैटरीन एक्सपेरिमेंट क्या होता है। समझ में आया? बताओ कोई दिक्कत, कोई समस्या? तो कैटरीन एक्सपेरिमेंट आपको समझ में आ जाना चाहिए कि क्या है। ठीक है, जर्मनी कर रहा है न्यूट्रॉनों का वजन ज्ञात करने के लिए। इंडिया का पहला अंडर वाटर म्यूजियम बन रहा है, वो कहाँ बन रहा है? तो भारतीय नौसेना, समझ गए, जनवरी में 2024 में जहाज को सेवा मुक्त कर दिया था। कौन से जहाज को? तो INS गुलदार को। और इसी में भाई साहब म्यूजियम बन रहा है एक तरीके से समुद्र के अंदर। कहाँ बनेगा? महाराष्ट्र में बनेगा, बेनगुरला तालुका में, सिंधुदुर्ग में। तो ये पूछा जा सकता है कि इंडिया का फर्स्ट अंडर वाटर म्यूजियम बताओ किस राज्य में बनेगा, तो ये महाराष्ट्र में बनेगा। समझ गए? और INS गुलदार के अंदर बनेगा, ये आपको पता होना चाहिए। इसको नेवी ने एक तरीके से सेवा मुक्त कर दिया है। गिग इकोनॉमी जो है इंडिया की, वो लगभग 62 मिलियन वर्कर्स पहुंच जाएगी 2047 तक। तो ये बता रहा है श्रम मंत्रालय से जो संबंधित एक यूनिवर्सिटी है, बीबी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान, उसने भाई साहब एक अध्ययन में बताया कि 2047 तक जो हमारी गिग इकोनॉमी है, गिग इकोनॉमी क्या है कि जो जोमेटो पर काम कर रहे हैं, समझ गए, जो अर्बन पर काम कर रहा है, अर्बन प्रो में काम कर रहे हैं, या जो एक तरीके से रैपिडो पर काम कर रहे हैं, उबेर पर काम कर रहे हैं कि 1 घंटा जॉब करनी तो 1 घंटा कर लें, 2 घंटा करनी तो 2 घंटे कर लें, या जोमेटो पर काम कर रहे हैं, तो उन लोगों को गिग वर्कर बोला जा रहा है। तो ये गिग वर्कर की जनसंख्या कितनी पहुंच जाएगी 2047 तक? ये पहुंच जाएगी 62 मिलियन, मतलब 6.2 करोड़ लोग हो जाएंगे, मतलब जो इसमें काम कर रहे होंगे। ठीक है, तो ये आपको मेंस में आप यूज कर सकते हो कि 2047 तक गिग वर्कर्स इतने पहुंच जाएंगे, ये आपको पता होना चाहिए। बीबी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट में ऐसा बोला गया है, बीबी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट में ऐसा बोला गया है। ठीक है,
चलो भैया आगे देख लेते। तो गिग इकोनॉमी क्या होती है? तो अल्पकालिक अनुबंध पर काम करते हैं। ये कार्य आधारित कार्य रहता है कि आपने मान लो जोमेटो पर काम कर रहा है, आपने 10 खाने पहुंचा दिए, तो 10 आपने ट्रिप लगाई, उसके अकॉर्डिंग आपको पैसा मिल जाएगा। बात खत्म। 1 घंटे काम करोगे तो 1 घंटे के अकॉर्डिंग पैसा मिल जाएगा, 10 घंटे करोगे तो 10 घंटे के अकॉर्डिंग। कोई आपको जबरदस्ती नहीं है। तो जैसे जो ट्रेडिशनल जॉब क्या होती है कि मैं अभी काम कर रहा हूँ तो यहाँ मुझे 6 घंटे 7 घंटे बैठना पड़ेगा, लेकिन गिग इकोनॉमी में ऐसा नहीं है। आप जब आपका मन करे काम करो। आपने मान लो ओला चला रहे हो, 1 घंटे काम करना तो 1 घंटे करो, 2 घंटे करना तो 2 घंटे करो, पूरे दिन करना तो पूरे दिन करो। ये आपकी फ्रीडम पर डिपेंड करता है। तो इसी को बोलते हैं गिग इकोनॉमी। ठीक है, तो चलो भाई ये सब आपको समझ में आता होगा, अच्छे से आप लिख सकते हो। मेंस में और प्रीलिम्स में पूछा जाए अच्छे से कनेक्ट कर लेना। अब एक क्रॉपिक इनिशिएटिव लेके आया है भारत सरकार। तो क्रॉपिक इनिशिएटिव इसलिए लेके आया है कि जितनी भी हमारी फसल हो रही हैं उनको एक तरीके से एआई का यूज़ करके उनको फोटो लिया जाए, और कोई भी उस फसल में कोई भी बीमारी हो उसको कंट्रोल किया जाए। तो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, तो उसने क्रॉपिक को स्टार्ट किया है। क्रॉपिक का मतलब है कलेक्शन ऑफ रियल टाइम ऑब्जर्वेशन एंड फोटो ऑफ क्रॉप्स, समझ गया। और एक तरीके से फसल का स्वास्थ्य चेक करना है, कोई बीमारी है तो तुरंत उसको कंट्रोल किया जाए, एक तरीके से फसल की उत्पादकता बढ़ाई जाए। तो ये इसका मकसद है क्रॉपिक इनिशिएटिव का। तो क्रॉपिक का मतलब है फसलों के वास्तविक समय के अवलोकन और फोटो का संग्रह। यह अभिनव पहल प्रधानमंत्री किस योजना के अंदर है? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत इसको लॉन्च किया गया। तो ये पूछा जा सकता है कि बताओ क्रॉपिक इनिशिएटिव किसके अंदर लॉन्च किया गया है? तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत ये संचालित होती है, और इसके 2 मुख्य उद्देश्य हैं। क्या मुख्य उद्देश्य हैं? कि फसल स्वास्थ्य और तनाव की निगरानी करना, फसल हानि आकलन और दावा प्रसंस्करण को स्वचालित करना, तो लॉस असेसमेंट को का सही करना, समझ गए, कि जो भी लॉस हुआ है, समझ गए, एंड क्लेम प्रोसेसिंग। तो एक तरीके से जो भी है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है उसको अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाए और फसल को सही से बचाया जाए, इसलिए इसको किया गया है। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आगे देख लेते हैं पर्पस ऑफ द डे क्या है, समझ गए। ये थोड़ा अलग टाइप से, इसको छोड़ दो, आगे देखते हैं। कैटरीना कैफ को भाई साहब अपॉइंटेड किया गया ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर ऑफ मालदीव टूरिज्म। तो यही पूछा जाए कि मालदीव पर्यटन उद्योग ने बॉलीवुड अभिनेत्री और स्टाइल आइकन कैटरीना कैफ को अपना नया वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो पूछने के चांसेज हैं कि बताओ किसको वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर बनाया है मालदीव ने? तो भैया कैटरीना कैफ अपॉइंटेड एज ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर ऑफ मालदीव टूरिज्म अहेड ऑफ पीएम मोदी विजिट। तो पीएम मोदी अभी जाने वाले हैं, उससे पहले ही इन्होंने मोदी जी को खुश करने के लिए बोला कि भैया देखो हम आपके लोगों को प्रमोट कर रहे हैं, आपके लोग हमारे टूरिज्म को बढ़ाएं, हम आप पर ही डिपेंडेंट हैं। एक तरीके से रिलेशन सही करने की कोशिश की जा रही है। एक्सरसाइज शक्ति के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताओ एक्सरसाइज शक्ति 2025 किस किस के बीच में हुई है? तो भारत और फ्रांस के बीच में होता है, ये आपको पता होना चाहिए, समझ गए। और ये 8वां संस्करण है, और ये 8 जून से 1 जुलाई तक फ्रांस के ले कैवेलरी में आयोजित किया जाएगा। ये डेटा आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन यहीं से पूछा जाएगा कि एक्सरसाइज शक्ति के बारे में 2 स्टेटमेंट देगा। पहला स्टेटमेंट ये भारत और पाकिस्तान के बीच होता है, गलत। दूसरा स्टेटमेंट ये कहाँ पर होगा? भारत में होगा, गलत। ये कहाँ पर होगा? तो भैया ये होगा फ्रांस में। तीसरा स्टेटमेंट ये 7वां संस्करण है, गलत। भाई साहब ये 8वां संस्करण। 3 स्टेटमेंट बना देगा और आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा, समझ गए। और आपको नॉलेज होगी तो आप तुरंत बता दोगे कि क्या सही है क्या गलत है, समझ गए आप। कर लोगे आप? कोई दिक्कत, कोई समस्या? कैसा लग रहा है कमेंट करके आप जरूर बताओ। कैसा लग रहा है आपको बताइए, कमेंट करके आप जरूर बताएं। बहुत बढ़िया। चलिए भैया आगे चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं कि इस द्विवार्षिक अभ्यास का उद्देश्य दोनों देशों के संयुक्त सैन्य क्षमता को बढ़ाना, ताकि वो उप परंपरागत प्रदेश में भाव डोमेन ऑपरेशन कर सकें। इस कार्यक्रम का उद्देश्य अंतर संचालन क्षमता विकसित करना, साथ ही भारतीय और फ्रांसीसी सेनाओं के बीच सौराद को बढ़ावा देना है। आगे देखते हैं कि इंडिया इंग्लैंड टेस्ट सीरीज रीनेम्ड एज तेंदुलकर एंडरसन ट्रॉफी। तो भैया एक टेस्ट सीरीज होती थी,
तो उसका नाम इंडिया और इंग्लैंड के बीच में उसका नाम बदल के तेंदुलकर एंडरसन ट्रॉफी कर दिया है। पहले इस ट्रॉफी का नाम था पटौदी ट्रॉफी, बस ये पता होना चाहिए। प्रतिष्ठित पटौदी ट्रॉफी इंग्लैंड द्वारा आयोजित भारत इंग्लैंड टेस्ट श्रृंखला का नाम बदलकर तेंदुलकर एंडरसन ट्रॉफी कर दिया गया है, जो कि क्रिकेट के दिग्गज सचिन तेंदुलकर और जेम्स एंडरसन के सम्मान में है। समझ गए? तो ये इसका नाम चेंज कर दिया गया। तो पूछा जा सकता है कि बताओ पटौदी ट्रॉफी का नाम बदल के अभी क्या कर दिया गया है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, सचिन तेंदुलकर और जेम्स एंडरसन के सम्मान में इसको किया गया है। तो इसके पूछने के बहुत चांसेज हैं, ये एक बार आप लिख लीजिए, पूछा जा सकता है। ठीक है, चलो भाई आगे चलते हैं। और क्या पूछा जा सकता है ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं कि एक्सट्रीम पॉवर्टी इन इंडिया डाउन टू 5.3% एंड 2022-23। समझ गए? तो भारत में जो अत्यधिक गरीबी है ना, मतलब जो पर्सन $3 से कम कमाता है पर डे, समझ गया, उसको अत्यधिक गरीबी में घोषित कर दिया गया है। तो वो भारत में केवल ऐसे कितने परसेंटेज लोग रह गए? वो 2022-23 में केवल 5.3। तो आप इसको एज ए कंपेयर करा सकते हो कि 2011-12 में यही लोग कितने थे इस ऐसी एक्सट्रीम गरीबी में? 27%। समझ गए? अभी हम बात करें कि 2022-23 में कितने रह गए? 2022-23 में तो ये बहुत कम रह गए, 5.3। तो कहने का मतलब क्या है कि भारत देश ग्रो कर रहा है, अपनी गरीबी को हटा रहा है। समझ गए? देख सकते हो कि 27% गरीबी थी, एक्सट्रीम गरीबी थी 2011-12 में, लेकिन अब कम। तो इसको मेंस में आप यूज करो। समझ गए? तो भारत में आप देखोगे कि भारत में 54.7 मिलियन लोग हैं जो $3 पर डे की सीमा से नीचे रहते हैं, जो कि जनसंख्या का 5.4% है। तो इतने ही परसेंटेज गरीबी है जो एक्सट्रीम गरीबी है, ये आपको पता होना चाहिए। तो भारत में ऐसे लोग कितने हैं? लगभग कितने हैं? लगभग ये 5 करोड़ के आसपास, 6 करोड़ मान लो, 6 करोड़ भारत में ऐसे लोग हैं जो पर डे 180 रुपये, लगभग क्या $3 से कम कमाते हैं। तो डॉलर का आप देख लो कि पर डे का 250 या 300 से कम कमा रहे हैं, तो वो बहुत, मतलब कितने लोग हैं, तो आप समझ जाओ, इसको आप लिख लेना, कर लेना। ठीक है, आगे चलते हैं भैया। मोस्ट इम्पैक्टफुल एनवायरमेंटलिस्ट अवार्ड किसको दिया गया है? तो विश्व पर्यावरण दिवस पर 5 जून को ग्रीन सोसाइटी ऑफ इंडिया ने विश्व विख्यात दार्शनिक एवं लेखक आचार्य प्रशांत जी को भैया एक तरीके से मोस्ट इम्पैक्टफुल एनवायरमेंटलिस्ट का अवार्ड दिया है। तो ये आचार्य प्रशांत जी हैं। पूछने के बहुत चांसेज हैं कि मोस्ट इम्पैक्टफुल एनवायरमेंटलिस्ट अवार्ड किसको दिया गया है? तो भैया ये आचार्य प्रशांत जी को दिया गया है, इसको लिख लो। फिर मत बोलना कि सर आपने बताया नहीं, तो इसको पूछा जा सकता है। पूछने के बहुत चांसेज हैं कि भैया बताओ कि मोस्ट इम्पैक्टफुल एनवायरमेंटलिस्ट अवार्ड किसको दिया गया है? तो आचार्य प्रशांत जी को दिया गया है, ग्रीन सोसाइटी ऑफ इंडिया ने। ग्रीन सोसाइटी ऑफ इंडिया ने इसको दिया है, ये आपको पता होना चाहिए। समझ गए? तो इन्होंने एक तरीके से ऑपरेशन 2030 स्टार्ट किया था, एक तरीके से पर्यावरण को बचाने के लिए, पॉल्यूशन को कम करने के लिए, पेड़ पौधे लगाने के लिए। ठीक है, तो इसके लिए ये हमेशा बोलते हैं कि टेम्परेचर को कंट्रोल किया जाए, पेड़ पौधे लगाए जाएं, 1.5 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर नहीं बढ़ना चाहिए। समझ गए? कि जब इंडस्ट्रियल जो एरा स्टार्ट हुआ था उसके कंपेयर में भाई साहब 1.5 डिग्री से ज़्यादा हमारा टेम्परेचर नहीं बढ़ना चाहिए। तो ऐसी बातें आपको पता होना चाहिए। मातृभूमि लिटरेरी अवार्ड किसको मिला है? तो ये भी पूछा जा सकता है कि मातृभूमि लिटरेरी अवार्ड, तो भैया मातृभूमि कन्फर्स 2024 लिटरेरी अवार्ड ऑन मलयालम राइटर सरा जोसेफ को मिला है। तो सरा जोसेफ को मिला है, ये लिख लो, सरा जोसेफ जी ये हैं, इनको मिला है। तो प्रसिद्ध मलयालम लेखिका और सामाजिक टिप्पणीकार सारा जोसेफ को 2024 मातृभूमि साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसके आप नोट्स बना लो, पूछने के बहुत चांसेज हैं कि बताओ मातृभूमि लिटरेरी अवार्ड किसको मिला है, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलो और आगे देख लेते हैं कि और क्या क्या है। कोई दिक्कत, कोई समस्या हो तो बताना आप। ठीक है, चल पता पता होना चाहिए, आप कर लोगे इसको। चलो बहुत बढ़िया, गुड।
आगे चलते हैं, अब हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, यूएन सासाकावा अवार्ड। तो भैया आईएमडी के जो चीफ हैं, आईएमडी इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट के चीफ जो है मृत्युंजय महापात्रा जी को यूएन सासाकावा अवार्ड मिला है डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के लिए, एक तरीके से डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए। तो डिजास्टर मैनेजमेंट में अच्छा काम किया है, समझ गए, डिजास्टर मैनेजमेंट में इन्होंने अच्छा काम किया है, तो इनको भाई साहब ये अवार्ड मिला है, ये आपको पता होना चाहिए, समझ गए, लिख लो आप इसको अच्छे तरीके से, इससे आप कर लो। तो यूएन सासाकावा अवार्ड मिला है, ठीक है, यूएन सासाकावा अवार्ड किसको मिला है भाई? आईएमडी चीफ मृत्युंजय महापात्रा जी को, ठीक है, लिख लो आप इसको, पूछने के बहुत चांसेस हैं। डायनेमिक रूट प्लानिंग फॉर अर्बन ग्रीन मोबिलिटी, ड्रम ऐप। तो आईआईटी खड़गपुर ने एक ऐप बनाया है, उसका नाम दिया है ड्रम। ड्रम का मतलब डायनेमिक रूट प्लानिंग फॉर अर्बन ग्रीन। तो ड्रम ऐप को आप डाउनलोड कर लोगे तो मान लो आप किसी रास्ते से 3 जगह से जा सकते हो, मान लो 3 जगह से कहीं पहुंच सकते हो, यहाँ जाना है आपको और यहाँ पर हो, तो ये ड्रम ऐप आपको ऐसे रास्ते को बताएगा जिसमें पॉल्यूशन कम होगा और जिसमें कम भीड़ होगी, समझ गए, ये आपको पता। तो यही पूछा जा सकता है कि बताओ ड्रम ऐप किसने बनाया? तो आईआईटी खड़गपुर ने बनाया है, ये आपको पता होना चाहिए। किसने बनाया है ड्रम ऐप भाई साहब? आईआईटी खड़गपुर ने बनाया है, इसको आप लिख सकते हो, अच्छे से कर सकते हो। आप देख लेते हैं कि रेयर अर्थ मैग्नेट्स पूरे विश्व का सबसे ज़्यादा कौन बनाता है? 90% चीन बनाता है। तो चीन ने क्या किया है कि ये जो रेयर अर्थ मैग्नेट्स हैं ये एक तरीके से एक्सपोर्ट करना बंद कर दिया है। तो इससे भारत बहुत परेशान हो गया, यूएसए परेशान हो गया, क्योंकि जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक सामान है उसमें मैग्नेट्स की ज़रूरत होती है। तो भारत घरेलू उत्पादन के लिए वित्तीय प्रोत्साहन दे रहा है कि हम भी चुम्बक का एक तरीके से प्रोडक्शन करेंगे, और जो चीन पूरे विश्व का 90% चुम्बक बनाता है उसको हम एक तरीके से उस पर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। तो एक तरीके से क्या है कि भारत बोल रहा है कि रेयर अर्थ मेटल्स का हमें क्या किया जाए, या आपने देखा होगा क्रिटिकल मिशंस चलाए जा रहे हैं, आपको पता होगा नेशनल क्रिटिकल मिनरल्स मिशन, समझ गए, तो उसको प्रमोट करता है भारत कि हम भी अपने क्रिटिकल मिनरल्स का उत्पादन करें। ये सब आपको पता होना चाहिए। व्हाट आर द रेयर अर्थ मैग्नेट? तो रेयर अर्थ मैग्नेट डिफरेंट टाइप की होती है कि रेयर अर्थ से मैग्नेट्स जो बनती हैं, आपने देखा कोबाल्ट से भी मैग्नेट बनता है, और भी डिफरेंट टाइप की मैग्नेट्स होती हैं। तो इसमें चाइना बहुत आगे है, पूरे विश्व का 90% ऐसी मैग्नेट बनाता है। तो देखो न्यूडीमियम मैग्नेट है, ये आपको पता होना चाहिए, समझ गए। समारियम कोबाल्ट मैग्नेट है, कोबाल्ट से भी मैग्नेट बनती हैं। तो ये डिफरेंट इनका यूज होता है, अलग अलग जगह यूज होता है, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो भारत अब क्या कर रहा है, आने वाले टाइम में इनका भी प्रोडक्शन करेगा। एप्लीकेशन क्या होता है, तो आप देखोगे एरो स्पेस में इनका बहुत बड़ा रोल है, समझ गए। राष्ट्रीय रक्षा में भी इनका रोल है। आप देखोगे रिन्यूएबल एनर्जी के जो नई मशीनें बन रही हैं रिन्यूएबल एनर्जी के लिए आपने देखा सोलर पैनल बन रहा है, तो उसमें भी इनका यूज है। उन्नत इलेक्ट्रॉनिक्स में भी है, स्मार्टफोन में भी बहुत सी चुम्बक लगती हैं। चिकित्सा प्रौद्योगिकी में रोबोट बनाना है, मशीन बनाना है, उसमें भी है। तो इसलिए भाई साहब चाइना बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहा है अपने मैन्युफैक्चरिंग को। ये सब बातें आपको पता होना चाहिए। तमिलनाडु ने क्या किया है कि जो धनुषकोडी है, धनुषकोडी को अपना ग्रेटर फ्लेमिंगो सेंचुरी घोषित कर दिया है, समझ गया। यही पूछा जाए कि बताओ धनुषकोडी को ग्रेटर फ्लेमिंगो सेंचुरी बनाया गया, बताओ ये कहाँ पर है? तो ये तमिलनाडु में। कहाँ पर है ये? तमिलनाडु ने। तो लिख लो ये, तो तमिलनाडु में है। धनुषकोडी को ग्रेटर फ्लेमिंगो सेंचुरी बनाया गया है, ये तमिलनाडु में है, समझ गए। और ये अभयारण्य मन्नार खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व के अंतर्गत स्थित है, ये भी आपको पता होना चाहिए, लिख लो। तमिलनाडु नोटिफाई ग्रेटर फ्लेमिंगो सेंचुरी एट धनुषकोडी, धनुषकोडी में इसको बनाया गया है, कि आप अच्छे तरीके से लिख सकते हो, ठीक है। चलो भैया आगे चलते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी इनोग्रेट्स आईवेक्स तराना 88.4 FM। तो भैया एक FM है जोशीमठ में, एक तरीके से इसको लॉन्च किया गया है। कम्युनिटी रेडियो है, जिससे उत्तराखंड की कल्चर को यहाँ पर दिखाया जाए, उत्तराखंड के गानों को सुनाया जाए, समझ गए। तो ये आईवेक्स तराना 88.4 FM को कहाँ लॉन्च किया गया है? तो जोशीमठ में किया गया, उत्तराखंड में, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं कि केरला ने बोला है केंद्र सरकार से कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 को एक तरीके से क्या किया जाए, एक तरीके से थोड़ा चेंज किया जाए, क्योंकि वहाँ पर क्या है कि केरल में बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी है।
कई टाइप के जानवर होते, तो वहाँ की खेती में ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो रहा है, लोग वहाँ के परेशान हो रहे हैं। तो किसी जानवर को मारना है तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में भाई साहब एक तरीके से उसमें अलाउ होना चाहिए। तो केरल नहीं मार सकता कि वो केंद्र सरकार का कानून है। तो केंद्र सरकार से ये बोल रहा है कि आप इस कानून में चेंजेस करो और राज्य सरकारों को कुछ ऐसे अधिकार दो कि किसी भी जानवर को बर्मेन बनाना है, मारने के लिए अलाउ कर दो, जो वहाँ दिक्कत क्रिएट कर रहा है। क्योंकि किसी जानवर को मारना है तो वो केंद्र सरकार से परमिशन लेनी पड़ेगी। तो इसलिए बोलता है कि ये जो लॉ है ना, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, इसको थोड़ा चेंज करो ना भैया, समझ गए। तो वन्य जीव के बढ़ते हमले, तो एक तरीके से केरला में ज़्यादा हमले बढ़ रहे हैं जानवरों के, तो कुछ जानवरों को मारना बहुत नेसेसरी हो गया है, समझ गए। तो केरला बोल रहा है कि कुछ शक्तियों को हमें दे दो, जंगली सुअरों को मारना है तो हमें अलाउ करो, बॉन्टेक मैकाक का पुनर्वर्गीकरण करो, समझ गए। तो अनुसूची 1 से इसको अनुसूची 2 में डाल दो, ऐसा बोला जा रहा है, समझ गए। ये सब आपको पता होना चाहिए। इसलिए केरल बोल रहा है कि एक तरीके से भाई साहब हमको अधिकार दे दो, जैसे किसी को बर्मेन, किसी स्पीसीज को बर्मेन घोषित करना है, समझ गए, मतलब पीड़क मतलब बहुत खतरनाक जानवर है, और वो सेक्शन 62 के अंदर में उसको आप कर सकते हो सेंट्रल नोटिफिकेशन से। आज बर्मेन किसी को घोषित कर दिया जाए तो उसको मारा जा सकता है, लेकिन वो घोषित करेगा केंद्र सरकार। तो ये अधिकार राज्य सरकार को दे दिया जाए तो राज्य तो तुरंत करके उसको मार देगा। तो इसलिए बोल रहा है केरल सरकार बोल रही है कि भाई इस कानून में हमें भी अधिकार दो, ठीक है। चलो अब हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। तो ये रिपोर्ट अभी आई है 2024 में। इसको कौन पब्लिश करता है? WEF करता है, याद कर लो, लिखा पूछा जा सकता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम करता है। और इसमें इंडिया की रैंक कितनी है? तो भैया इंडिया की 131वीं रैंक है 148 में। 148 देशों में इंडिया की रैंक है 131 में, ये बहुत खराब रैंक है। तो एक तरीके से इंडिया की जो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट है उसमें एक तरीके से रैंकिंग गिर गई है। मतलब हमारे यहाँ महिलाओं को जो अधिकार मिले हैं और जो पुरुषों को अधिकार मिले हैं उनमें बहुत अंतर है, समझ गए। पुरुषों को ज़्यादा अधिकार मिल रहा है, महिलाओं को नहीं मिल रहे हैं, चाहे वो पॉलिटिकल अधिकार हैं, चाहे वो इकोनॉमिकल अधिकार हैं, किसी भी प्रकार के अधिकार हैं, वो बातें की गई हैं। तो देखो इंडिया की रैंक क्या है, 131वीं है 148 में। ओवरऑल जेंडर गैप पैरिटी स्कोर क्या है, 60.4% है, मतलब 100 में से हमको 64.4 मार्क्स मिले। पहले 2024 में क्या रैंकिंग थी, 129 थी, अच्छी रैंकिंग थी, लेकिन इस बार 2 गिर गई नीचे। और ये किसके द्वारा रिलीज किया जाता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम के द्वारा रिलीज किया जाता है, समझ गया। ग्लोबल एवरेज क्या है कि जिसको मार्क्स मिले हैं वो एवरेज क्या है, 68.8 है, और हमको 64, मतलब एवरेज से भी हमारे खराब मार्क्स हैं। आप समझ रहे हैं, हम लोगों के जो इंडिया के जो मार्क्स हैं वो एवरेज से भी खराब हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और ये लगभग 2000, ये आप देखोगे कि टॉप परफॉर्मर कौन है, आइसलैंड है, समझ गए। आइसलैंड को 92 मार्क्स मिले हैं 100 में से, और ये 16वें साल से लगातार टॉप कर रहा है, 16 साल लगातार। इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन में हमको बहुत कम मार्क्स मिले हैं, 40%, मतलब महिलाएं जॉब नहीं करती इसलिए कम मिला है। एडुकेशन में महिलाएं अच्छा कर रही हैं, हेल्थ एंड सर्वाइवल में भी अच्छा नहीं है। पॉलिटिकल एम्पावरमेंट में हम कम हैं, क्योंकि हमारे पहले पार्लियामेंट में 14% महिलाएं थी, अब कम हो गई हैं 13%, इसलिए हमारी रैंक खराब हो गई है, समझ गए। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब देखोगे टॉप कौन कर रहा है इस ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में? टॉप कर रहा है आइसलैंड, फिनलैंड, नॉर्वे, यूनाइटेड किंगडम, न्यूजीलैंड, स्वीडन, रिपब्लिक ऑफ मोल्डोवा, नामीबिया, जर्मनी, आयरलैंड। लेकिन भाई साहब सबसे खराब कौन कर रहा है? पाकिस्तान की रैंक है लास्ट 148। और इंडिया की रैंक क्या है भैया? इंडिया की रैंक है 131। सबसे अच्छी रैंक किसकी है? बांग्लादेश की है भाई। बांग्लादेश देख रहे हो, 77 मार्क्स मिले हैं। बांग्लादेश की 24वीं रैंक है, बहुत बढ़िया। मतलब बांग्लादेश में फ्रीडम है महिलाओं को, देख रहे हो। तो बांग्लादेश इंडिया से भी आगे निकल गया ग्लोबल जेंडर गैप में, ठीक है। चलिए अब देख लेते कि जावेद अख्तर जी को भाई साहब दोस्तोयेवस्की स्टार अवार्ड मिला है, समझ गया। ये एक तरीके से दोस्तोयेवस्की स्टार पुरस्कार कौन देता है? ये भाई साहब रूस देता है। और ये रिचर्ड डॉक्सन पुरस्कार 2020 प्राप्त करने वाले एकमात्र भारतीय भी हैं। इनको एक पुरस्कार और मिला है, रिचर्ड डॉक्सन पुरस्कार 2020 में, और ऐसा प्राप्त करने वाले के एकमात्र भारतीय हैं। तो ये किसके द्वारा दिया गया? कि मुंबई स्थित रूसी हाउस द्वारा दिया गया है, समझ गए। दोस्तोयेवस्की स्टार पुरस्कार किसको दिया गया है? जावेद अख्तर जी को दिया गया है, ये आपको पता होना चाहिए। गोवा की एक शराब है फैनी, तो गोवा की एक शराब है फैनी, इसको GI टैग मिल गया है। तो गोवा की प्रतिष्ठित काजू आधारित शराब है फैनी ने अपना GI टैग मिला है। यही पूछा जाए कि बताओ
एक शराब है फैनी, उसको जीआई टैग मिला है, बताओ ये कहाँ की शराब है? तो आपको पता होना चाहिए ये शराब कहाँ की है, गोवा की है, ये आपको पता होना चाहिए। आप इसको लिख सकते हो, अच्छे से आप पढ़ सकते हो। आगे चलते हैं कि फॉर्मर गुजरात सीएम विजय रूपानी डाइज इन एयर इंडिया फ्लाइट। तो आपको पता है कि एयर इंडिया की फ्लाइट क्रैश कर गई, बहुत से लोग मारे गए, केवल एक पर्सन बचा, उसमें ये भी मारे गए हैं। तो ये सबको पता है, इसमें बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस जस्ट आपको करंट अफेयर्स में तो हमने चलो आपको भी बता देते हैं। पासेज एक्सरसाइज, तो भैया पासेज एक्सरसाइज जिसको आप देखोगे ये किस किस के बीच में होता है, इंडियन नेवी और यूके नेवी के बीच में होता है। तो भारतीय नौसेना और ब्रिटेन की रॉयल नेवी ने उत्तरी अरब सागर में पैसेज, समझ गए, पैसेज एक्सरसाइज का आयोजन किया है। ये आपको पता होना चाहिए, पूछा जा सकता है कि पैसेज एक्सरसाइज किस किस के बीच में होता है। तो ये भाई साहब इंडिया और यूके के बीच में होता है, ये आपको पता होना चाहिए। अब हम देखते हैं मैटूर डैम न्यूज में है। तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने एम.के. स्टालिन ने डेल्टा क्षेत्र की सिंचाई के लिए एक तरीके से मैटूर बांध से पानी छोड़ दिया है। तो मैटूर बांध किस रिवर पर है? तो ये आपको पता होना चाहिए, कावेरी रिवर पर। और मैटूर डैम पर कई बार लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, कर्नाटक में और तमिलनाडु में और एक तरीके से केरल में। तो कावेरी नदी पर यह बना है मैटूर बांध। कई बार पूछा जा सकता है कि बताओ मैटूर बांध किस पर बना है? तो कावेरी पर बना है, यहाँ पर लिखा भी है। ये डैम किस पर बना है? कावेरी रिवर पर बना है। मैटूर सलीम डिस्ट्रिक्ट में है तमिलनाडु के, समझ गए, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इस डैम के बारे में, तो इस डैम पर क्वेश्चन पूछने के बहुत चांसेज है कि बताओ ये डैम कब बना था, कितनी इसकी लंबाई है, किस राज्य में है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अब हम चलते हैं आगे चलते हैं, कावेरी रिवर के बारे में पता होना चाहिए। कावेरी रिवर पर कौन कौन से बांध है? तो कृष्णा राजा सागर बांध है, मैटूर बांध है, इसकी एक नदी है काबनी नदी, उस पर बानासुर सागर बांध है, ये भी आपको पता होना चाहिए। उद्गम से लेकर भायवर तक नदी की लंबाई क्या है? 800 किलोमीटर लंबी है। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। दक्षिण भारत की प्रमुख नदियों में से एक माना जाता है। पश्चिमी घाट के ब्रह्मागिरी पहाड़ी से निकलती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। जो हमने अंडरलाइन पॉइंट किए हैं, इन पॉइंट पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है और यहीं से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए भैया आगे चलते हैं। ज्ञान पोस्ट सर्विस, तो भैया इंडिया पोस्ट लॉन्च द ज्ञान पोस्ट सर्विस। तो एक तरीके से जो हमारी इंडियन पोस्ट है ना, इंडियन पोस्ट ने क्या किया है? ज्ञान पोस्ट सर्विस स्टार्ट किया है, ज्ञान पोस्ट सर्विस। तो ज्ञान पोस्ट सर्विस क्या होती है? ज्ञान पोस्ट सर्विस ये होती है कि एक इनिशिएटिव लिया है इंडियन पोस्ट ने कि कोई भी पर्सन है, वो एग्जाम की तैयारी कर रहा है, उसको बुक्स मंगानी है तो इसके थ्रू मंगा सकता है सस्ते दामों में। तो भारतीय डाक ने पूरे भारत में किफ़ायती दरों पर शैक्षणिक पुस्तकें और सामाजिक संस्कृत साहित्य उपलब्ध कराने के लिए ज्ञान पोस्ट सेवा शुरू की है। आप बुक्स मंगाइए इसके थ्रू, इंडियन पोस्ट के थ्रू। और ये पहल हर घर ज्ञान हर सपने को उड़ान के दृष्टि को समर्थन करती है। ये इसके अंदर काम करती है, ये जो थीम है इसके अंदर काम करती है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कर लोगे? बहुत बढ़िया, गुड। अब हम चलते हैं आगे, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक और क्या है इसमें। तो ग्रामीण और शहरी भारत में शैक्षिक सामग्री तक समावेशी पहुंच को बढ़ावा देना है, कम लागत वाली अंतिम मील कनेक्टिविटी को करना है, भारतीय कानून के अनुरूप सांस्कृतिक और धार्मिक साहित्य के प्रसार को प्रोत्साहित करना है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अभी ये पूछा जाए कि एक्सरसाइज टाइगर क्लॉ किस किस के बीच में होता है? तो भारतीय वायुसेना और अमेरिकी वायुसेना के बीच में होता है टाइगर क्लॉ। आपने एक्सरसाइज टाइगर ट्रम्प सुनी है, वो भी इसी के बीच में होता है। तो ये आपको भारतीय वायुसेना और अमेरिकी वायुसेना के बीच में टाइगर क्लॉ होता है, ये लिख लो, समझ गए, ये पूछा जा सकता है। ठीक है, एक तरीके से अमेरिका और भारत की एक तरीके से रणनीति को आगे बढ़ाना है, प्रैक्टिस को आगे बढ़ाना है। ऑपरेशन राइजिंग लाइन किसने स्टार्ट किया है? तो ये इजराइल ने किया है भाई साहब। इजराइल ने अटैक किया है अभी किस पर? ईरान पर। तो ईरान पर जो अटैक किया है उसको इन्होंने नाम दिया है इजराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लाइन, पूछा जा सकता है। तो ऑपरेशन राइजिंग लाइन 2000 जेट के थ्रू भाई साहब 100 टारगेट किए गए। इजराइल ने इसको किया कवर, किस पर किया? ईरान पर। ईरान पर अटैक किया है, उसको बोला है ऑपरेशन राइजिंग लाइन। ये तो आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, नहीं पता है तो लिख लो, इस पर पूछने के बहुत चांसेज है कि राइजिंग लाइन ऑपरेशन बताओ किसने किया है? इजराइल ने किया है, तो ये पूछा जा सकता है, तो आप इसको अच्छे तरीके से लिख सकते हो। तो ऑपरेशन राइजिंग लाइन किसने किया है? इजराइल ने किया है। किस पर किया है? ईरान पर किया है।
अब हम देख लेते हैं अभी लिस्ट 2025। तो अभी लिस्ट 2025 का किसने, तो एक तरीके से ये एवियन लिखा है। एवियन, एवियन का मतलब क्या होता है, बर्ड्स, समझ गए, वर्ड्स। तो वर्ड्स, तो भैया ये पक्षियों से रिलेटेड है। तो एवियन चेकलिस्ट पर कार समूह ने पक्षी वर्गीकरण को मानकीकृत करने के वैश्विक अनुसंधान और संरक्षण का समर्थन करने के लिए दुनिया की पहली एकीकृत वैश्विक पक्षी चेकलिस्ट एवी लिस्ट जारी की है। तो एवी लिस्ट क्या है, एवी लिस्ट भाई साहब ये है एक तरीके से पक्षियों का वर्गीकरण, समझ गए। और इसको किसने लॉन्च किया है ये आपको पता होना चाहिए, समझ गए। तो ये इन ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर इसको किया है कि बर्ड लाइफ इंटरनेशनल, कॉर्नेल लेब ऑफ ऑरेंथोलॉजी, अमेरिकन ऑरेंथोलॉजी सोसाइटी, ऑरेंथोलॉजी मतलब पक्षियों के बारे में अध्ययन करना, इंटरनेशनल ऑरेंथोलॉजिस्ट यूनियन और एवीवीएस। तो इनके द्वारा इसको बनाया गया है, एक तरीके से सिस्टमेटिक तरीके से, साइंटिफिक तरीके से पक्षियों का वर्गीकरण किया गया है, समझ गए, जिसमें पूरा डेटा दिया गया है कि कितने पक्षी हैं, कितने डिफरेंट डाइवर्सिटी है, कि पूरे विश्व में 11,131 बर्ड स्पीसीज हैं, 19,879 सब स्पीसीज हैं, 2,376 जेनेरा है, 2,052 फैमिलीज हैं, 46 ऑर्डर्स हैं, समझ गए। ये एक तरीके से डेटा दिया गया है एवी लिस्ट में। तो एवी लिस्ट को एज ए पक्षियों की डाइवर्सिटी के लिए एक अच्छा डेटा दिया गया है, इसको आप लिख सकते हो, पढ़ सकते हो, ठीक है। आपसे कोई पूछे कि भाई पक्षियों के डेटा कहाँ मिलेगा, तो बोल दो एवी लिस्ट एक डेटा है, उस पर आप देख लो। अब हम चलते हैं आगे चलते हैं भाई साहब। क्या है कि आप चाहते हो कि हमारी जितनी भी वीडियोज हैं इनके बारे में आपको कहाँ मिल सकता है, तो ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, आप इसको ज्वाइन करो, ठीक है। इसकी PDF यहाँ मिलेगी। ये हमारा लिंक्डइन एक तरीके से इंस्टाग्राम प्रोफाइल है, आप इसको ज्वाइन कर लो। ये हमारा लिंक्डइन प्रोफाइल है, आप इसको ज्वाइन कर लो। सब इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिलेगी, ठीक है। और क्या है, और चाहते हो कि आप मुझसे डेली करंट अफेयर्स पढ़ना, तो 8 AM पर हमसे पढ़ सकते हो। 8 AM पर कहाँ पर, एक चैनल है यूट्यूब चैनल, स्टडी आईकी ने एक यूट्यूब चैनल बनाया है स्पेशल आपके एग्जाम के लिए, चाहे आप UPSC के एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप UPPCS की तैयारी कर रहे हैं। उस चैनल का नाम है UPPCS स्टडी IQ, UPPCS स्टडी IQ, समझ गए। तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो और यहाँ पर मेरी क्लास होती है 8 AM पर, ठीक है, आप इसको देख सकते हो। ये हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम है, UPPCS स्टडी IQ का टेलीग्राम ये है, आप इसको ज्वाइन कर लो। स्टडी IQ ने हमारे नाम से ये चैनल बनाया है, योगेंद्रा सर स्टडी IQ, आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हो और आराम से पढ़ाई कर सकते हो। सब PDF आपको यहाँ मिल जाएगी। आप तैयारी कर रहे हो, मान लो 2026 में आपको प्रीलिम्स देना है या 2027 में आपको प्रीलिम्स देना है, तो 2 साल का ये फाउंडेशन बैच है जिसमें प्रीलिम्स की तैयारी कराई जाएगी, समझ गए, प्लस मेंस की तैयारी कराई जाएगी अच्छे तरीके से, प्लस इंटरव्यू से रिलेटेड भी आपको चीज़ें सिखाई जाएंगी। तो ये आरंभ बैच आप ज्वाइन कर सकते हो। और हमारा कोड आप लगाओगे योगी लाइव, ये कोड आप लगाओगे तो आपको 7,000 का डिस्काउंट मिल जाएगा, 7,000 का डिस्काउंट मिल जाएगा, इतना आपको डिस्काउंट मिल जाएगा 7,000 का। कि कोई फैकल्टी का कोड लगाओगे तो ज़्यादा होगा, कोई वैसा ऑफर चल रहा होगा, कोई नॉर्मल कोड लगाओगे, जैसे आप ग्रेड कोड है इसको लगाओगे तो इतना नहीं मिलेगा। हमारे कोड से क्या 1,000 और एक्स्ट्रा, मतलब 7,000, इससे मिलेगा 6,000 का लगभग ग्रेड कोड से, लेकिन हमारा कोड लगाओगे तो आपको 7,000 का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इसलिए आप अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हो, सीख सकते हो, सिस्टमेटिक बेस से। आप चाहते हो कि नहीं सर हमको 2026 में 2027 में अच्छे से एग्ज़ाम देना है, तो आप अच्छे से आरंभ बैच को ज्वाइन कर लो, ठीक है। आप स्टडी IQ गूगल करो, आपको दिख जाएगा, वहाँ पर आरंभ सर्च कर लेना तो UPPCS आरंभ बैच आपको मिल जाएगा, या स्टडी IQ का आप ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और जो हमारा चैनल है UPPCS स्टडी IQ, ये हमने आपको बताया लाइव क्लासेस क्या होती हैं UPPCS स्टडी IQ पर। सुबह हमारी क्लास होती है 8 AM पर डेली करंट अफेयर्स, ये मेरी क्लास है। ये एक 9 AM पर ये वैभव सर की है, ज्योग्राफी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। 7 PM पर ये वेद सर हैं, पॉलिटी पढ़ाते हैं। और 9 PM पर हिस्ट्री बहुत अच्छा पढ़ाते हैं सुमित सर, समझ गए। तो आप समझ सकते हो कि आप इस चैनल पर आओगे, वन स्टॉप सॉल्यूशन है, समझ गए, स्टडी IQ का। चाहे आप प्रीलिम्स की तैयारी करना चाहते हो, चाहे आप मेंस की तैयारी करना चाहते हो, आप बहुत सिस्टमेटिक तरीके से यहाँ पर पढ़ाया जाता है। और आप चाहते हो कि अच्छे से ये चीज़ें सीखें, तो आप इन क्लासेस को ज़रूर देखें। मेरी सुबह 8 बजे की क्लास, 9 AM की क्लास वैभव सर की, और 7 PM की क्लास एक तरीके से वेद सर की, और 9 PM की क्लास सुमित अरोड़ा सर की। तो ये क्लासेज भी आप देख सकते हो।
तो अच्छे तरीके से आप पढ़ाई करते रहिए, मेहनत करते रहिए। कोई दिक्कत, कोई समस्या है तो आप ज़रूर मुझसे शेयर कर सकते हैं, ठीक है। हम ऐसे ही पढ़ाते रहेंगे। आप चाहते हो कि सर करंट अफेयर्स को मेंस से कैसे कनेक्ट किया जाए, सबसे ज़रूरी तरीका होता है कि करंट अफेयर्स जो आप पढ़ते हो, करंट अफेयर्स जो पढ़ते हो उसका सबसे अच्छा तरीका होता है कि ये पढ़ो कि प्रीलिम्स में कैसे क्वेश्चन बन सकता है। दूसरा कि इस डेटा को, करंट अफेयर्स को मेंस में कैसे यूज़ करना है। तो इसलिए मेंस में कैसे यूज़ करना है, जो हमारी क्लासेज होती हैं उस चैनल पर, इस UPPCS स्टडी आई के ऊपर, आप उसको ज़रूर देखिए। बहुत सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ाया जाता है और सिखाया जाता है, ठीक है। तो चलिए पढ़ते रहिए। और जैसे हम बोलते हैं कि भाई ज़िंदगी का सत्य है मृत्यु और आपके सिलेक्शन का सत्य है किताबें और पढ़ाई, और तो भ्रम है। तो जब भी भ्रम हुआ करे किताबें उठा लिया करो, किताबें ही सब कुछ हैं, वही आपको डायरेक्शन देती हैं। और मेहनत करते रहिए, आपका भी सिलेक्शन ज़रूर होगा, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।